नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान बेहद परिश्रमी होते हैं। वे खेतों में जी तोड़ मेहनत करते हैं, जो अनाज, फल और सब्जियां उगाते हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग समूचा भार इन्हीं के कंधों पर है। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई, रोचक और लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ होते हैं। तो चलिए, कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है अन्नदाता के आज के कार्यक्रम में। नेपियर घास लगाए, भरपूर हरा चारा पाएं। अच्छी पैदावार के लिए मक्का की फसल में जरूरी कार्य। अपने प्रदेश में दिनों दिन सिंचाई जल की कमी होती जा रही है, इसलिए यहाँ पशुपालन पर काफी जोर दिया जा रहा है। ऐसे में किसान के लिए जरूरी हो जाता है कि पशुओं के लिए आहार के लिए कम पानी में उगने वाली चारे की फसलें उगाई जाए, जिसमें नेपियर घास एक अच्छा विकल्प है। तो आप इसकी उन्नतशील किस्मों का चयन कर खेत की तैयारी करते हुए वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई कैसे करें, इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल के विषय विशेषज्ञ भागवत प्रसाद पंद्रे। नेपियर घास एक बहुवर्षीय घास है, जो कि आपको एक बार लगाना है और 5 से 7 साल तक आपको लगातार हरा चारा पाना है। तो ये एक बहुत कम लागत में अच्छी उपज और अच्छा जो आपको आउटपुट मिलने का एक बहुत अच्छा तरीका है। इससे किसान भाई अपने एक अतिरिक्त आय का भी साधन इसको बना सकते हैं। और इसकी जो वैरायटियाँ हैं, इसमें जो इक3 है, मार्कर है, फ्रेंच है, युगांडा है, कोलोन 3 है, इस तरह से इसकी अनेक प्रजातियाँ आती हैं। लेकिन ये अपने यहाँ शहडोल के परिप्रेक्ष्य में इक3 जो है बहुत सक्सेसफुल माना गया है। और इसको जो लगाने हैं कम से कम 3 से 4 महीने जो शूट है, 3 से 4 महीने कम से कम हों और कम से कम यह 10 से 12 महीने पुराना ना भी हो। ये है इसका जो कलम शूट है। हाँ, 4-5 महीने का ही होना चाहिए, बाकी ज़्यादा पुराना ना हो। किसान भाइयों, अभी आपने नेपियर घास का अधिक उत्पादन देने वाली उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी हासिल की। अब आइए जानते हैं भूमि का चयन और तैयारी तथा उर्वरकों के संतुलित प्रयोग के बारे में। इसका जो लगाने का तरीका है सिंपल, ये एक वेजिटेटिव पार्ट में भी लगता है, एक रूट स्लिप में भी लगता है। रूट स्लिप बहुत बहुआत में अच्छा से इसको लगाया जा सकता है। नेपियर घास लगाने के लिए आपको पहली जो प्रमुख चीज़ आपको ये याद रखनी पड़ेगी कि ज़मीन, इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अपने यहाँ ये किसी भी या फिर कहीं भी किसी भी प्रकार की मृदा में ये आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए का जो pH मान है 6 से 7 के बीच में रहे। साथ ही इसको जो ज़मीन की तैयारी है ना, भूमि प्रिपरेशन, जो भूमि प्रिपरेशन है, कम से कम इसको 2-3 बार उस अच्छी से जुताई कर दें। मिट्टी को थोड़ा पलटनी जैसा वो करके बढ़िया भुरभुरा हो जाए, तो इस तरह से इसको ज़मीन को तैयार कर लें। देखिए किसान भाइयों, इसमें यदि इस नेपियर घास के प्रोडक्शन में, इसके उत्पादन में यदि खाद उर्वरक की बात करें तो अपना को NPK है 50-20-20 की मात्रा में इसको लेना है। नाइट्रोजन 50 किलो और अपना फास्फोरस पोटाश जो है 20-20 kg उसमें बेसल डोज में लेना है। किसान भाइयों, इनमें से फास्फोरस और पोटाश की पूरी मात्रा तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा को रोपाई से पूर्व भूमि की तैयारी के समय प्रयोग करें और शेष नाइट्रोजन की आधी मात्रा का प्रयोग नेपियर घास की कटाई के बाद करने पर हरे चारे का अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। यदि और इसका लगाने का जो टाइमिंग है, प्री मानसून तो बहुत अच्छा माना गया है, उपयुक्त है, बिल्कुल बहुत अच्छा समय है। लेकिन आप उसको ऑफ सीजन में भी लगाते हैं तो आपके पास सिंचाई का साधन हो तो आप इसको कभी भी साल में कभी भी लगाया जा सकता है। ये खास करके ये जून, जुलाई, अगस्त में लगाएं तो इसको लिए इसका तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेंगे। और तैयारी के बाद अपन क्या करें कि लगाना कैसे है। इसका रूट स्लिप है, ये 1-1 फीट के रूट स्लिप काट लें, जिसमें से कि एक रूट स्लिप ज़मीन के अंदर गड़ी रहे, एक गांठ कम से कम ज़मीन के अंदर हो और एक गांठ ऊपर हो, और उसका
1 मीटर मान लीजिए, 1-1 मीटर के अंतराल में पौधे से पौधे की दूरी 1-1 मीटर में आप इसको लगाएं। लाइन से लाइन भी 1 मीटर और अपने पौधे से पौधे जी, क्योंकि स्प्राउटिंग बहुत अधिक होता है तो इसके आने वाले समय के लिए हिसाब से देखा जाए तो इस परिप्रेक्ष्य में ये 1-1 मीटर सफिशिएंट है। और जो सीधा लगाने का जो तरीका है वो 40 डिग्री में कम से कम हो, तिरछा हो, झुकी हो, जिससे कि उसमें स्प्राउटिंग जो है सीधे तरीके से आती जाएंगी। किसान भाइयों, नेपियर घास से अच्छा उत्पादन लेने के लिए खरपतवारों का नियंत्रण और सिंचाई करते हुए चारे की कटाई किस तरह से करें, आइए जानते हैं। अब रही बात जो है इसकी निंदाई है, निंदाई 3 से 4 सप्ताह में कर देना चाहिए, जिससे कि गाजर घास है या कुछ लेंटाना है, ये इस तरह से कुछ खरपतवार जैसा आ जाते हैं तो इन सबको बीच बीच में निकालते रहना चाहिए, जिससे कि उनका ग्रोथ जो है ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा से होता रहेगा। देखिए किसान भाइयों, अब बात आती है कि जल प्रबंधन। इसमें जल प्रबंधन कैसे करें? जल प्रबंधन के लिए आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जल प्रबंधन यदि वर्षा नहीं होती है तो आपको कम से कम शुरुआत दौरे में 3 से 4 सिंचाई आपको उसको थोड़ा सा नमी बनाए रखते हुए, ध्यान में रखते हुए यदि करते हैं तो ये अच्छा होगा, यदि बरसात नहीं होती है तो। और इसकी कटाई जो है हर 3-3 महीने में कटाई करते रहना चाहिए। उसको कम से कम ये जो है कि 2 फीट नीचे छोड़कर ही इसकी कटाई करते रहें, तो इससे कम से कम प्रोडक्शन 200 से 400 कुंटल उपज आपको निश्चित तौर पर मिलना तय है। किसान भाई ये क्या करते हैं कि इसको जो ये पत्तियां हैं, मुख्य रूप से उसमें एक ऑक्जेलिक एसिड नामक अम्ल पाया जाता है, जिससे कि वो दुधारू पशुओं को, भैंसों को, इनकी दूध बढ़ाने की क्षमता का कार्य करता है। हाँ, तो किसान भाइयों कि जो मैंने इस प्रकार से जो बात बताई है उसको ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकली उसको अपनाया है, इससे आपको एक अतिरिक्त आय का जरिया ये निश्चित तौर पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बेहद महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में एक बार फिर से स्वागत है। चलिए रुक करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसानों ने मक्का की बुवाई कर रखी है, उनकी फसल बुवाई के अनुसार बढ़वार की विभिन्न अवस्थाओं पर है, लेकिन इस फसल से आगे चलकर अधिक पैदावार मिले, इसके लिए इस समय फसल में कुछ कार्यों को करना बहुत जरूरी है। तो किसान भाइयों, आप मक्का की फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, इस बारे में जानते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सुरेश कुमार से। हाल ही में कई किसानों ने इस साल मक्का लगाया है, जो खरीफ सीजन में मक्का की फसल है वो लगाई है, लेकिन इस समय तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो किसान भाइयों को मैं कहूँगा कि मक्का एक ऐसी फसल है जो साल में कभी भी लगाई जा सकती है, लेकिन जितनी इसको लगाने की आज़ादी है उतनी ही इसमें कई सारी चुनौतियां हैं। मैं कहूँगा ये काफ़ी सेंसिटिव है, जैसे स्ट्रेस के प्रति काफ़ी सेंसिटिव है। यदि मक्का में स्ट्रेस आ गया, ज़्यादा सूख गई तो भी नुकसान हो सकता है, एवं मक्का में पानी ज़्यादा भरा रह गया है या ज़्यादा पानी खड़ा रह गया कई दिनों तक तो भी मक्का है वो ख़राब हो सकती है। इसीलिए किसान भाई विशेषकर ध्यान रखें। मक्के की फसल में सिंचाई जल की एक अहम भूमिका रहती है और अधिक बारिश होने पर उतना ही जरूरी हो जाता है उचित जल निकास करना। और यदि बरसात नहीं हो रही हो तो मक्का की क्रांतिक अवस्थाओं पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए। ऐसा करने पर मक्का की खेती से पैदावार अधिक मिलती है। तो मक्का में किसान भाई सिंचाई का ज़रूर ध्यान रखिए। यदि प्लांट जो है वो थोड़े से मुरझाने लगे, या मैं कहूँ कि मिट्टी को देख के भी किसान भाई लगा सकते हैं कि ज़्यादा मिट्टी सूख रखी है, या प्लांट की स्थिति देखकर किसान भाई है तुरंत पानी लगाए, रिस्क बिल्कुल नहीं ले, क्योंकि मक्का है वैसे ही कम पानी वाली फसल है। इसलिए यदि 1-2 पानी अभी इस बढ़ते टेम्परेचर में यदि किसान भाई लगा भी देंगे तो आगे होने वाले जो समय में उनको उत्पादकता में कोई कमी नहीं आएगी। अब बात करते हैं पोषक तत्व प्रबंधन की। तो अगर हमारे किसान भाई पोषक तत्वों का प्रयोग सही समय पर संतुलित मात्रा में करते हैं तो उनकी फसल की बढ़वार अच्छी होती है। तो किसान भाई अपनी मक्के की फसल में कब और कितनी मात्रा में करें उर्वरकों का प्रयोग, आइए जानते हैं।
मक्का में एक्चुअली देखा गया है या कोई भी फसल हो उसमें ज़्यादातर किसान है वो जब यूरिया लगाते हैं वो ब्लाइंडली लगाते हैं, वो कोई उससे किसी से नाप के नहीं लगाते हैं कि कितना फसल को यूरिया की ज़रूरत है। लेकिन हाल ही में अभी है वो एक हमारे पास नया एक इंस्ट्रूमेंट है, एक सेंसर, ऑप्टिकल सेंसर है, उसके आधार पर फसल के ऊपर उसको रन करते हैं ताकि फसल उसकी जो ग्रीननेस होती है उसमें कलर होता है, उसके बेसिस पर ये हमको पता चल जाता है कि फसल को कितने यूरिया की ज़रूरत होती है। उसके हिसाब से हम उसमें रीडिंग लेके, हमारे पास ऐप है, उसकी रीडिंग उसमें डाल के हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारी फसल को एग्जैक्ट कितने यूरिया की ज़रूरत है। तो किसान भाई जो अंधाधुंध जो यूरिया करता था उससे किसान भाई को निजात मिलता है और इससे जो फसल है वो अच्छी बढ़वार भी करती है एवं किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं होता है, किसान की जेब पर भी कम खर्च होता है। मक्के की फसल में कई तरह के हानिकारक कीटों का प्रकोप होता है। मक्के की फसल को काफी नुकसान पहुंचता है इससे। किसान भाई अगर समय से इन कीटों को पहचान कर नियंत्रण कर लेते हैं तो इस कीट से होने वाले नुकसान से वो बच सकते हैं। मक्का में देखा गया है कि पिछले कई सालों से, मैं कहूँ 2018 के बाद में एक नया कीट है फॉल आर्मी वर्म, जिसको हम सैनिक कीट भी कहते हैं। तो किसान भाई इस कीट को पहचानने के लिए ध्यान रखें कि किसान भाई जब भी खेत में जाए तो ये कीट को देखने के लिए आप देखें कि पौधे की मक्का की पत्तियां हैं उसके ऊपर धब्बे होते हैं, सफ़ेद कलर की जो धारियां होती है उसको देखकर किसान भाई पहचान सकता है कि मक्के के उसमें फॉल आर्मी वर्म आ गया है। दूसरी पहचान का तरीका है कि जो लीफ की जो होती है इनकी पत्तियां मक्के की, वहाँ पर खुरच के ये खाता है तो वहाँ पर कटे पटे छिद्र होते हैं, गोलाकार आकार में नहीं खाता है। ये फसल को जो खाता है वो कई सारे छिद्र में बना देता है, पत्ती को पूरा खा जाता है। कीट की पहचान करने के लिए किसान भाई देख सकते हैं कि जहाँ पर ये कीट खा रखा है या जो पौधा इसका डैमेज है उसके अंदर जो इसकी गोब होती है उसके अंदर किसान भाई इसको देख सकते हैं निकाल के, ये कीट उनको मिलेगा। कीट को निकालने के बाद में किसान भाई देख सकते हैं कि इसके चेहरा जो होता है इस पर उल्टा वी में या कहूँ जो वाई शेप होता है वो दिखाई देगा। यदि शुरुआती दौर पर यदि किसान भाई को पहचानना हो तो किसान भाई इनके सिर को देखेंगे तो ये सिर ब्लैक कलर का होता है एवं पीछे का जो इसका पूरा जो पार्ट होता है, पोर्शन होता है, वो हल्के भूरे और ग्रीन रंग का होता है। लेकिन जब भी ये मैच्योर होने लगता है, ये अवस्था में जाने लगता है मैच्योरिटी में, तब किसान भाई इसको पहचानने के लिए देख सकते हैं कि इसके सिर पर है वो वाई आकार का सिंबल होता है एवं इसके सिर पर धारियाँ होती है, वो 3 धारियाँ होती है। इसके जो इसकी बॉडी होती है पूरी, उस पर 3 धारियाँ होती है एवं इसका पीछे का जो पोर्शन होता है, जो एब्डोमेन जो पार्ट होता है, वहाँ पर 4 है वो स्पॉट मिलेंगे आपको, वो समांतर रेखा में है, वो 4 इसके धब्बे दिखाई देंगे। तो किसान भाई इनको देखकर पहचान सकता है कि ये फॉल आर्मी वर्म का अटैक है और इसका अटैक इतना भयंकर होता है कि ये टिड्डी जो देखी है उसकी तरह फसल को खाकर नुकसान पहुंचाता है एवं इसका जो नुकसान है वो पूरा 100% पूरी फसल को बर्बाद भी कर सकता है, मतलब किसान 0 उपज तक भी जा सकता है। तो किसान भाई इसके नियंत्रण के लिए ध्यान रखिए। शुरुआती तौर पर ही किसान भाई 1 एकड़ में जो है वो 15 है फेरोमोन ट्रैप लगाए ताकि जो ये नर मोत है उसको इससे मार सके, आगे की इसकी साइकिल है वो तोड़ सके। एवं साथ ही साथ में यदि डैमेज कम है तो किसान भाई है वो 3 ml पर लीटर के हिसाब से नीम ऑयल है जो मिल मार्केट में मिलता है। यदि नीम ऑयल नहीं हो तो किसान भाई जो नीम की जो निम्बोली है उनको कूट के उनको पीस कर उसका जो है घोल बना के स्प्रे कर सकते हैं। दूसरा मैं कहूँ यदि ज़्यादा डैमेज है तो किसान भाई को केमिकल का स्प्रे करना चाहिए। थाइमेथॉक्सोन प्लस जो लेमडा है उसका भी 0.4 ml है प्रति लीटर पानी के हिसाब से स्प्रे करें। यदि किसान भाई ये इसका अटैक यदि बाद में दोबारा से दिखता है तो ये 10 से 15 दिन बाद में फिर से इसका स्प्रे कर सकते हैं। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल इतना हमारे पास है नहीं, तो केमिकल कंट्रोल से इसको हम नियंत्रण कर सकते हैं। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। सब्जियों की मांग वर्ष भर रहने के कारण इसकी खेती बहुत से किसान करते हैं, लेकिन अधिक पैदावार की चाह में रासायनिक दवाओं का अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, जिससे पैदावार तो बढ़ जाती है लेकिन सब्जियों की गुणवत्ता खराब हो जाती है, जिसका सीधा प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसलिए आज के समय की मांग है उत्तम स्वास्थ्य के लिए गुणवत्ता युक्त सब्जियों की।
तो किसान कैसे कम रसायन में फसलों को हानिकारक कीटों से बचाकर सेहत युक्त सब्जियों की अच्छी पैदावार लें, इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। हर कोई अपने खान पान में सब्जियां शामिल करता है, लेकिन आज के दौर में अच्छी क्वालिटी की सब्जियां नहीं मिलती हैं, क्योंकि इसे उगाने में तमाम तरह के रसायनों का प्रयोग किया जाता है। आज हम उन किसानों को यही बताना चाह रहे हैं कि वे कम से कम रसायनों के प्रयोग से भी बड़ी आसानी से सब्जियां उगा सकते हैं और उपभोक्ताओं तक अच्छी सब्जी पहुंचा सकते हैं। सब्जियों में रस चूसने वाले और फल खाने वाले कीट अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले ऐसे उपायों पर चर्चा करते हैं जिन्हें अपनाने से इन कीटों का फसल पर प्रकोप होगा ही नहीं या बहुत कम होगा। तो सबसे पहले बीज के चयन पर ध्यान दें। बीज किसी प्रमाणित संस्था से लें। अगर आप घर का बीज लगा रहे हैं तो उसे कीटनाशकों से उपचारित अवश्य कर लें। कीटनाशकों में आप इन रसायनों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी जो बात ध्यान देने वाली है वह है नर्सरी की सही तैयारी की, क्योंकि अधिकतर सब्जियों की पहले नर्सरी तैयार की जाती है। तो जब आप नर्सरी तैयार करें तो बीज उपचार के अलावा मिट्टी का उपचार भी जरूर करें। मिट्टी का उपचार करने के लिए फार्मेलिन लें और 100 लीटर पानी में 1 लीटर के हिसाब से घोल तैयार करें और 1 वर्ग मीटर एरिया में 5 लीटर घोल का छिड़काव करें और पॉलीथीन से 3 से 4 दिनों के लिए ढक दें और पॉलीथीन हटाने के 4 से 5 दिन बाद बीजों की बुआई करें। यह कार्य थोड़ा महंगा पड़ता है। अगर यह नहीं कर पा रहे हैं तो आप 5 ग्राम फोरेट प्रति वर्ग मीटर में प्रयोग करके नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा नर्सरी बेड के ऊपर आप जाली का भी प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी कीट नियंत्रण होता है। अब जब हम खेत में रोपाई करते हैं या बुआई करते हैं, वहां सबसे पहले जुताई करके खेत को 10 से 15 दिनों के लिए छोड़ दें। उसके बाद रोपाई या बुआई करें। अब आपने फसल लगा दी तो खड़ी फसल में कीट नियंत्रण के लिए सबसे पहले खरपतवारों के सही प्रबंधन पर ध्यान देने की जरूरत होती है, क्योंकि खरपतवार भी कई तरह के कीटों के प्रकोप के कारण बनते हैं। इन सभी तकनीकों को अपनाने के बावजूद अगर फसल में कीट दिखाई दें तो तुरंत रासायनिक कीटनाशकों का स्प्रे नहीं करें, क्योंकि खड़ी फसल में रसायनों का प्रयोग अधिक नुकसानदायक होता है। यहाँ आपको बिना रसायनों के कीट नियंत्रण करना है, जिसमें सबसे पहले आप नीम तेल का छिड़काव कर सकते हैं। यह महंगा भी नहीं होता है और इसके कई लाभ भी फसल को मिलते हैं। नीम तेल की 2 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलें और घोल में थोड़ी सर्फ या शैम्पू जरूर मिला दें, जिससे पत्तियों टहनियों पर नीम का तेल चिपक सके। इसके अलावा बहुत सारे ट्रैप भी आते हैं, जैसे रस चूसक कीटों के लिए येलो ट्रैप का प्रयोग करें। दूसरा है फेरोमोन ट्रैप। यह बेधक कीटों के नर का नियंत्रण करता है, जिससे इन कीटों की संख्या अधिक नहीं बढ़ती है और फसल में बेधक कीटों का प्रकोप नहीं होता है। इसके अलावा आप लाइट ट्रैप भी लगा सकते हैं। ये सभी ट्रैप बाजार में आसानी से आपको मिल जाएंगे, या इसे आप चाहें तो खुद घर पे ही बना सकते हैं। किसान भाइयों, आप चाहें तो फसल के चारों तरफ गेंदा की फसल भी लगा सकते हैं। ऐसा करने से बेधक कीट गेंदा की फसल पर आएंगे और इस पर आप कीटनाशकों का स्प्रे करके इनका आसानी से नियंत्रण कर सकते हैं। आपको मुख्य फसल पर स्प्रे भी नहीं करना पड़ेगा। अंत में आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि अगर आपको रासायनिक कीटनाशकों का स्प्रे करना ही पड़ जाए तो उस दशा में ऐसे कीटनाशकों का छिड़काव करें जिस पर हरे रंग का लेबल लगा हो, और छिड़काव करने के 4 से 5 दिन बाद ही सब्जियों की तुड़ाई करें। अगर आप इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं तो आपको मिलने वाली सब्जी अच्छी गुणवत्ता वाली होगी, जिसका किसी के सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला बुरहानपुर से निरंजन चौधरी ने।
आप केले के बाग में पनामा बेल्ट रोग की रोकथाम के बारे में जानकारी चाहते हैं तो निरंजन चौधरी जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाई केला की खेती कर रहे हैं, उसमें उनका मुख्य समस्या होता है वो है पनामा बिल्ट का। तो पनामा बिल्ट कहने का मतलब क्या है? केले के बागों में पनामा रोग काफी नुकसान पहुंचाता है। ये रोग पौधों की जड़ों से बढ़ता हुआ पत्तियों तक जा पहुंचता है, जिससे पत्तियां काले भूरे रंग की होकर सूखने लगती हैं। इस रोग से ग्रसित पौधों के पुष्प और बंच धीरे धीरे झुककर गिर जाते हैं। कि हम लोग देखते हैं कि उसका जो तना वाला भाग है उसमें जब भी अगर पौधे को देखें तो पूरा पौधा जो है वो पीला और सूखा हुआ नज़र आता है। तो उस समय जो है अगर आप उसका जो कॉर्म है या कंद है वो उसको अगर साफ़ करके आप निकालते हैं, काटते हैं, तो अंदर में काला या सड़न भाग जो है वो आपको दिखने को प्रतीत होता है। पूरा सड़ा हुआ जैसा नज़र होगा, काला रंग का आ जाएगा। इसका मतलब जो है वो फफूंद जनित बीमारी है और पूरे सिस्टम में आकर के वो केला का पौधे को सुखा दे रहा है या पीला कर रहा है या वो जो है गल जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ पर भी मान लीजिए कि यह समस्या आ गया तो वो क्षेत्र में आप केला की खेती कम से कम 2 साल तक न करें और उसका भूमि का उपचार करें। और उसके बाद अगर भूमि का उपचार करने का बात है तो ट्राइकोडर्मा विरिडी या हर्जियानम है, उसको हम लोग गोबर खाद में मिला करके वहाँ पर पहले इस्तेमाल करते हैं और फिर उसके बाद लगाते हैं। और जब भी अगर मान लीजिए कि वैसी परिस्थिति में जब आ गया, जब सूख रहा है, तो उसके लिए फिर भी जो है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड जो दवा है उसका 3 ग्राम पर लीटर पानी में घोल करके और वो आक्रांत भाग को यहाँ ड्रेंच करना है, तर करना है, भिजा देना है। अगर अच्छे ढंग से भिजा देंगे तो यह पनामा बेल्ट से आप अपनी फसल को बचा सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करना है कि वैसे जगह में हम लोग इसका खेती करें जहाँ पर यह बीमारी बहुत कम आता है और उसके बाद जो है वो भूमि को उपचार करके ही लगाएं और कोशिश करें कि जो है जो पौधा है उसको भी हम लोग बेवेस्टिन का जो घोल है, मान लीजिए जो आपका कार्बेंडाजिम है 50%, उसका हम लोग जो है पहले घोल में इसको डीप कर देते हैं कंद को और उसके बाद लगाते हैं। तो यह विल्टिंग का जो समस्या है पनामा विल्ट का, उसका कम आता है और हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।